तो स्टार्ट करेक्टली जो है। हाँ सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। लास्ट क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था? ओ हाइजीन लिमिटेशन ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल। एक तरह से लिमिटेशंस भी है और सेकंड मेथड में ऐसा भी है कि प्रैक्टिकली भी वो राइट है। कैलकुलेशन के हिसाब से सपोज चेक करो तो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन प्रोपोगेशन की बैक साइड मतलब थीटा इक्वल टू 180 पे इंटेंसिटी क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं होती, इसलिए उन लोगों ने इसको लिमिटेशंस के तौर पे लिखा है। ओके, अब आज स्टार्ट करेंगे यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। सबसे पहले रिफ्रैक्शन, और वो भी दो मेथड होती है रिफ्रैक्शन में, रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर। ओके, और बाद में रिफ्लेक्शन। मतलब आज हाइगेन्स प्रिंसिपल वाली जो मेथड है वो आज कंप्लीट कर लेंगे, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर। एज फॉर एग्जांपल, सपोज ये जो मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ओके, जिसको मीडियम 2 करके लिखेंगे, और ये 1। यहाँ प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट मतलब समझ मानो इस तरह से, यानी प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई। वेव फ्रंट क्या बताया मैंने? ए बी। प्लेन वेव फ्रंट मतलब एक सरफेस है ऐसी, प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से इंसिडेंट होती है। अब अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल हैं वो इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और उससे जो भी मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट होंगे वो आगे की डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो सपोज हम यहाँ ऐसा एक्सप्लेन करें, एबी वेव फ्रंट जब रेरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन होता है तो फर्स्ट ए पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट एंगल क्या होगा? आई। लेकिन ये इंडिविजुअल सोर्स की तरह बिहेव करता है, मतलब उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट होगा और वो स्फेरिकल वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आगे जाएगा। ओके, अब रेरर टू डेंसर आएगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऐसे तो ये 90 पे ड्रॉ करना है और थोड़ा एक्सटेंड कर दें, एग्जैक्टली 90 दिखना चाहिए। ये एंगल 90 होता है। ओके, तो इसका मतलब ए पॉइंट से जो भी वेव फ्रंट निकलेंगे वो आगे की ओर जाएंगे। सेकेंड, हर एक पॉइंट जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा, ए टू बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सरफेस से रिफ्रैक्ट होंगे, और लास्ट में रिफ्रैक्ट होगा बी पॉइंट एट टी इक्वल टू टी टाइम पे। जब टी इक्वल टू टी टाइम पे बी पॉइंट यहाँ मतलब इंटरसेक्ट होगा, उन्हें पॉइंट्स लिख के दिया ए बी सी। और यहाँ ई लिख के दिया है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ए से जो वेव फ्रंट निकलता है टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी टाइम पे ई तक पहुंचेगा, लेकिन क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और इंडिविजुअली सभी पॉइंट्स जब रिफ्लेक्ट होंगे तो लास्ट में टी इक्वल टू टी टाइम पे बी पॉइंट सी पे इंसिडेंट होगा। इसका मतलब ये जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये जो मिलेगा वो रिफ्रैक्टेड, मतलब इसको आर लिख सकते हैं। इसको क्या बताएंगे? आर कंप्लीटली लिख सकते हैं। ओके, अब तो उन लोगों ने जो बताया ना वो ओरिजिनली ऐसे वेव फ्रंट, देखो प्लेन वेव फ्रंट है तो डायग्राम में स्ट्रेट लाइन ऐसे है, और ये जो है थोड़ा चेंज होगा नॉर्मल इस तरह से, मतलब ये वेव फ्रंट आया। ओके, और वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में आगे जाएगा। क्लियर? तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्रैक्टेड वेव,
अब हाइगेंस प्रिंसिपल से हमको रिफ्रैक्शन कंप्लीट करके देना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिफ्रैक्शन की दो रूल है। फर्स्ट कौन सी, रिफ्रैक्शन में दो रूल लिखी थी, फर्स्ट वाली पॉइंट कौन सी, चैप्टर नंबर 9। Incident ray, refracted ray, and normal line same plane. ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल Incident ray and reflected do not intersect each other. प्लेन में होगा। सेकंड, Incident ray and reflected ray do not intersect. Sin I upon sin R is equal to n to 1. ओके, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n to 1 या n। तो मतलब वो वाली फॉर्मूला इससे मिलनी चाहिए, इस डायग्राम से वो वाली फॉर्मूला हमको मिलनी चाहिए। अब सिंपल चीज है कि इस मतलब मीडियम के लिए ये जो डिफरेंट मतलब डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसको v1t लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम इज v1 एंड टाइमिंग t1, सो v1t ये डिस्टेंस होगा। सिमिलरली इसको क्या बताएंगे, v2t लिख सकते हैं, v1t और v2t। ओके, ये वाली एंगल 90, ये वाली एंगल भी 90, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम एंगल ABC इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू एंगल क्या लिखेंगे CEA, वो भी 90 हो जाएगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। सिंपल, चलो इस ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल ABC साइन आई इज इक्वल टू साइन आई क्या लिखेंगे, ऑपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट मतलब क्या होगा, हाइपोटेन्यूज मतलब AC, लेकिन B2C इज अ V1T upon A into C. Now similar for triangle AEC, sin R is equal to sin R, again opposite upon hypotenuse मतलब V2T upon AC, V2T अपन क्या लिखेंगे AC। ओके, sin I upon sin R, sin I upon sin R क्या लिखेंगे V1T upon AC, V2T upon AC। मेरा कैंसिल हो जाएगा, AC वाली वैल्यू से रेशियो क्या मिलेगा V1 by V2। now sin I upon sin R, C upon V2 upon C upon V1 ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. ओके, इसका मतलब C से मल्टीप्लाई किया, C से डिवाइड किया, C upon V2 upon C upon V1, C upon V2 मतलब N2। ओके, इसको क्या लिखेंगे N1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्रेंडेक्स N इक्वल टू C by V। ओके, तो फॉर्मूला होगी N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल यूज करने के बाद भी आप रिफ्रैक्शन एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। ओके, तो ये जो है उन लोगों ने लिख के कंप्लीटली दिया है। और एक चीज और भी है, यहाँ डिफरेंट एक मेथड भी है कि सपोज आप इस कैलकुलेशन के अंदर दोनों के कौन सी वैल्यूसिटी ज्यादा होगी पहले बताओ, V1. V1 ज्यादा होगी और V2 कम, तो इसका मतलब ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब साइन आई अपन साइन आर ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ओके, क्योंकि मीडियम के हिसाब से चेक करो तो अपने आप पता चल जाएगा, ऑल्सो ग्रेटर देन 1। साइन आई की वैल्यू साइन आर से क्या होगी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, Yes, sir. मतलब इंसिडेंट एंगल से रिफ्लेक्टेड एंगल जो आएगा वो कम रहेगा, तो रिफ्लेक्ट किस ओर होगा नॉर्मल की ओर। आई से आर की वैल्यू कम है, इसका मतलब किस ओर, एज पर एग्जाम्पल सिंपल डायग्राम बनाओ, रिफ्रैक्शन की सिंपल डायग्राम,
ये नॉर्मल, इंसिडेंट, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, ये आर, ये आई। ओके, आई की वैल्यू ज्यादा है और आर कम है, इसका मतलब वो नॉर्मल क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, तो मतलब वो रेयर टू डेंसर है। वो रिफ्लेक्शन कौन सा है, रेयर टू डेंसर, वो भी हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2 एंड देयरफॉर v1 अपॉन v2 इज ग्रेटर देन 1, तो sin i अपॉन sin r ग्रेटर देन 1 एंड देयरफॉर sin i इज ग्रेटर देन sin r, मतलब इंसिडेंट एंगल से रिफ्रैक्टेड एंगल कम है, इसका मतलब नॉर्मल की ओर शिफ्ट होगा, इसका मतलब ये रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर है, ये रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर है। ओके, जो काम उन्होंने इस तरह से लिख के दिया, मतलब स्नेल वाली रूल कंप्लीट हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर? इससे तो ये भी चीज पहले भी लिखा था फिर से कि यहाँ सब आप कंपैरिजन चेक करो तो v1 by v2 इक्वल टू n2 by n1 हो सकता है, ये रेशियो v1 by v2, ये रेशियो n2 by n1, तो दोनों रेशियो की कंपैरिजन से एक चीज और भी मिलती है कि v1 by v2 इज इक्वल टू n2 by n1, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। क्लियर? n1 v1 इज इक्वल टू n2, इससे तो बहुत सारी चीज कंपेयर हो सकती है, वेवलेंथ भी होगी v इक्वल टू f लैम्डा, उससे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बहुत सारी चीज कंपेयर कर सकते हैं। ये तो मैंने इसलिए बताया कि इस कंपैरिजन से जब एमसीक्यू होते तो ये लॉजिक चलनी चाहिए। क्लियर? कि आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो v1 by v2 is equal to n2 by n1, so n1 v1 is equal to n2 v2। ओके, फार्मूला क्या लिखे थे, n is equal to c by b, so n into v equal to c होगा, इसलिए तो इक्वल ही होगा ना, n1 v1 equal to n2 v2, इक्वल टू लिखना है तो c भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये जो हुआ वो रेयर टू डेंसर, पहले एक काम करो, ये चेक करना तो अंदर टेक्स्ट बुक में कितना लिखा, जस्ट मिनट में भी देख लूं। सेट एक्स में डायग्राम वही दिया है जो कंप्लीट हुआ, उसके बाद सेपरेटली टॉपिक में हमको रेयर रिफ्रैक्शन, रेयर मीडियम टू डेंसर टू रेयर लिखा है। ये चलो पहली पैराग्राफ कंप्लीट करो। ये टॉपिक 10.3.1 और ये सब क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत बड़ी पूरी पोर्शन कैंसिल हो गया, वो पोलराइजेशन। फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आइगेन्स प्रिंसिपल, देन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन की पूरी टॉपिक कैंसिल, किसी भी पॉइंट को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, पूरी पोलराइजेशन कैंसिल। सेकंड, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी इसमें कैंसिल हो गया, मतलब 40% जैसी चैप्टर कैंसिल हो चुकी है इसमें। पूरी पोलराइजेशन मतलब हाईएस्ट थियरी पोलराइजेशन में ही थी, लेकिन वो पोर्शन ही कैंसिल है, इसलिए जितने भी पॉइंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पहले पढ़ लो, चलो।
कंप्लीट हुआ बाकी हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. आराम क्यों कर रहे हो? ओके, नाउ सेकंड जो दिया डेंसर टू रेरर, लेकिन डेंसर टू रेरर के स्पेशल एक फिनोमेना एक्सप्लेन किया है कि सपोज रेरर टू रेरर डायग्राम होगा तो यहाँ क्या बताया कि ये रेरर टू डेंसर गया, अब डेंसर टू रेरर जाएगा। अब चेक करो कि सपोज मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो ये आई होगा, तो ये आर होगा, ये आई लिखेंगे तो इसको क्या बताएंगे आर, तो मतलब ये नॉर्मल की ओर डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन सपोज डेंसर टू रेरर होगा तो आई की वैल्यू आर से कम रहेगी। सपोज डेंसर मीडियम, पहले तो इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया, और ये आई की वैल्यू मतलब एंगल ऑफ ये दोनों ऐसे पैरेलल रहेंगे। ओके, जितना आई यहाँ ट्रेड होता है उतना आई इधर भी बनेगा। तो ये पैरेलल जो मतलब पैरेलल रेज बताए इसका मतलब ये प्लेन वेव फ्रंट है, और इसको हम क्या लिखेंगे 90, ये बी, ये क्या हो जाएगा ए। ओके, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब सपोज ये रिफ्रैक्ट होगा, ओके, तो उन लोगों ने बताया कि डायग्राम जो टेक्स्ट में ड्रॉ किया इस तरह से ड्रॉ करके दिया है, और ये होगा ए तो है ई और सी, इसको क्या लिखेंगे आर, ये एंगल कितना हो जाएगा आर। ओके, अब ये रिफ्रैक्शन हुआ डेंसर टू रेरर, ये डेंसर मीडियम है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला कौन सा है रेरर मीडियम है। तो इसका मतलब अब चेक करो कि ये आर की वैल्यू थी, तो ये आर की वैल्यू होगी, आई से आर की वैल्यू क्या मिलती है ज्यादा। लेकिन उन लोगों ने बताया कि सपोज यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल n1 sin i is equal to n2 sin r, ओके, इसके अंदर सपोज इंसिडेंट एंगल i is equal to ic, मतलब क्रिटिकल एंगल जितना रहता है, सपोज ये क्रिटिकल एंगल जितना होगा तो r is equal to 90 मिलना चाहिए। ये एंगल क्रिटिकल एंगल है तो इसका मतलब रिफ्रैक्ट एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए 90। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन वाली जो मेथड है वो यूज की, इसका मतलब sin 90 इज इक्वल टू 1। अब ये चीज यहाँ रख देंगे तो n1 जो है उसके लिए लिखेंगे n sin i, n2 इक्वल टू 1,
और यहाँ क्या लिखेंगे साइन 90 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन सॉरी यहाँ आई सी लिखना है, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n। ओके, और ऐसा नहीं लिखते तो आप n2 n1 भी कर सकते थे ना, इसको n1 लिखा, सपोज मैंने इसको n2 लिखा, तो साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा n2 अपॉन n1, लेकिन n2 एयर मीडियम होगा तो आप 1 लिख सकते, ये डेंसर मतलब n लिखेंगे, तो साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n। तो इस तरह से भी ये कैलकुलेट हो सकता है। और यहाँ उन लोगों ने बताया कि सपोज इस तरह से चेक करेंगे तो रेशियो कैसे मिलेगा, एज फॉर एग्जाम्पल कि हमने जो रेशियो लिखी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2/n1, लेकिन n2 इज इक्वल टू n1 इक्वल टू n, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज लेस देन 1, लेस देन क्या होगा 1, और लेस देन 1 होगा इसका मतलब क्या हो सकता है साइन आई इज लेस देन साइन आर, इसका मतलब इस एंगल से ये वाली एंगल ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी इसका मतलब ये डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन होता है, डेंसर टू रेयर। क्लियर, ये टॉपिक पढ़ो, सिर्फ डायग्राम और जो एक्सप्लेनेशन दोनों चीज डिफर है, दोनों चीज डिफर इसलिए है कि उन लोगों ने रूल कौन सा यूज किया, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन वाला, कि इंसिडेंट एंगल आई सी है, मतलब क्रिटिकल एंगल जितना है तो रिफ्लेक्ट एंगल जो रहेगा वो 90 रहेगा, इस तरह से कैलकुलेट करके दिया है, बराबर। तो इससे मिलता है साइन आई सी इक्वल टू 1/n, मैंने सेपरेटली इसलिए लिखा कि जो रूल है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2/n1 इज इक्वल टू 1/n, तो ये 1 है और ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, इसका मतलब है रेशियो ऑलवेज लेस देन 1, और लेस देन 1 मतलब साइन आई इज लेस देन साइन आर। टॉपिक छोटा सा है लेकिन सपोज होगा तो 2 मार्क्स कंप्लीट हो सकता है, पढ़ लो चलो। देन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन कंप्लीट होगा, अब रिफ्लेक्शन लेंगे, पहले पढ़ लो चलो।
कंप्लीट? Yes, sir. Okay, next. Using Huygens principle, explain the reflection of a wave. Okay, सबसे पहले रिफ्लेक्शन की रूल बताओ। नाइन नंबर चैप्टर में पहले ही वही बताया था, रिफ्लेक्शन के लिए दो रूल। Angle of reflection is equal to angle of incidence. फिर से Angle of incidence is equal to angle of reflection. okay, angle of incidence I is equal to R. Okay, then second, Incident ray, reflected ray, normal, all are lies in a same plane. all are lies in same plane. Okay. दो ही ओरिजिनल रूल है, इसमें थर्ड भी लिखा था दर्पण में कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे, दोनों की जो डायरेक्शन है ऑपोजिट होगी, मतलब नॉर्मल के ऑपोजिट साइड होगा। मतलब वो तो नॉर्मल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन दो रूल बताए थे। ओके चलो, अब जो डायग्राम बना रहे हैं वो रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब ये सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी। ओके, सबसे पहले इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे होगा ए टू बी। ए और बी प्लेन वेव फ्रंट है, इसमें जितने भी पार्टिकल है वो प्राइमरी सोर्स की तरह, मतलब अपने ये प्राइमरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करेंगे। तो टी इक्वल टू 0 टाइम पे ये पहले इंटरसेक्ट होता है, बाद में स्लोली स्लोली बाकी सबकी टर्न होगी। ओके चलो, ये t इज इक्वल टू टी टाइम पे यहाँ इंटरसेक्ट होगा। इस पॉइंट को मैंने क्या लिखा, C। ओके, उस टाइम पे यहां से जो वेव फ्रंट जाएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। क्योंकि इस तरह से ड्रॉ करने के 90 दिखना चाहिए, ये एंगल 90 दिखना चाहिए। ओके, ये 90, ये पॉइंट। ओके, ये एंगल हम आई लिख सकते हैं। ओके, ये एंगल आई होगा, इस एंगल को आर बताएंगे। इस एंगल क्या लिखेंगे, आर। ओके, यहां ई लिख रहे हैं। चलो फिर से, इंसिडेंट वेव फ्रंट इज ए बी। इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा होगा, ए बी। ए पॉइंट इंसिडेंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट होंगे, इस साइड वो मोशन करेंगे, ये इस डायरेक्शन में प्रोपगेट होंगे। ओके, एट टी इक्वल टू टी टाइम बी पॉइंट यहां जब इंटरसेक्ट होगा तब ए से निकलने वाला वेव फ्रंट ई तक जाएगा। इसका मतलब ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, लेकिन ई सी करके जो लिखा वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रहेगा। क्लियर, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगा। ओके, अब यहां जो आपको चेक करना है तो आई इज इक्वल टू आर कंप्लीट करके देना पड़ेगा। तो पहले तो ये दोनों की मीडियम इक्वल है, तो इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू वी इंटू टी। ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर आएगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इसलिए सेम मीडियम है, टाइमिंग इक्वल है, तो इसको v इंटू टी कंप्लीटली लिख सकते हैं। ओके, नाउ एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90। ए बी सी इक्वल टू 90। ओके, और एक चीज और, ये दोनों ट्रायंगल के लिए एक कॉमन सरफेस है, कौन सी, ए ई सी में भी ऐसी होगा, ए बी सी में भी ऐसे रहेगा।
इसका मतलब दोनों ट्रायंगल के बीच 3 इक्वालिटी है कि आप चेक करो। सबसे पहले ये वाली सरफेस, क्लियर, ये जो सरफेस सॉरी ये जो लाइन ड्रॉ करके दो, ये लाइन दोनों में इक्वल है, क्लियर। ये वाला एंगल 90 है, ये 90 तो ये भी 90 होगा। मतलब ट्रायंगल के टोटल 6 कंपोनेंट से 3 मैच हो जाने चाहिए, 3 साइड और 3 एंगल में से किसी 3 को आपको एग्जैक्ट मतलब इक्वल कंपेयर करके देना है। तो ये वाली इक्वल है, ये वाली एंगल तो बाद इक्वल बाद में बताएंगे, लेकिन ये वाली एंगल तो है 90 90 दोनों में ये भी कम। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल की तरह है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो इसका मतलब ऐसे भी होगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ECA। इसका मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल के अंदर, ये दोनों ट्रायंगल जो हम कंप्लीट करेंगे तो पहले तो ये 90 और ये भी 90, ये कॉमन साइड दोनों के अंदर है, ये V इंटू टी, ये भी V इंटू टी। 3 कंपोनेंट इक्वल हो गए मतलब बाकी सब इक्वल है, और बाकी सब इक्वल है इसका मतलब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ECA। सो I इज इक्वल टू R होगा, क्लियर। ओके चलो ये टॉपिक पढ़ लो, बाकी छोटे छोटे जो टॉपिक्स आज कंप्लीट कर दे, मतलब आज हम हाइगेंस प्रिंसिपल की सभी थ्योरीज कंप्लीट कर लेंगे। ये पढ़ लो।
कंप्लीट। इसमें ज्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ कैलकुलेशन वाली जो पोर्शन है वही लिख के दी है, लेकिन I इज इक्वल टू R। एक चीज और भी है, सपोज आप डायरेक्टली तो नहीं समझ पाएंगे कि सपोज ये जो है प्लेन है, प्लेन वेव फ्रंट, लेकिन इसको जब इंसिडेंट किया तो इस तरह से किया, इससे लाइन ड्रॉ करके वो लोग देते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइन ड्रॉ कर। तो प्लेन वेव फ्रंट मतलब इस तरह से AB सरफेस, यहाँ से तो हमको लाइन ही दिखने वाली है, लेकिन ओरिजिनल है कौन सी से, प्लेन सरफेस। सेकेंड, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, सपोज आपने ये AB मतलब AB जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट इस तरह से है। अब इनिशियली पहले ये वाली जो पॉइंट है, इधर की पॉइंट, वो सबसे पहले क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब जैसे इंसिडेंट हुआ तो इससे रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, मतलब स्लोली 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 बाहर, मतलब ऐसे हो जाएगा, फाइनली इस कंडीशन में आएगा। मतलब सरफेस को पहले ए वाली पॉइंट कांटेक्ट में आती है, वो रिफ्लेक्ट होगी, मतलब इस तरह से ऊपर जाएगी, एक एक करके सभी पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होंगे, बाद में इस तरह की वेवफ्रंट हो जाएगी। इसका मतलब ये AB जो है उसकी जगह इसी की इस तरह से होगा। तो वेवफ्रंट तो प्लेन है, प्लेन वेवफ्रंट जो है वो प्लेन वेवफ्रंट सामने से देखें तो स्ट्रेट लाइन ही दिखने वाली है। ये प्लेन वेवफ्रंट सामने से स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ओके, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो इंसिडेंट वेवफ्रंट इज AB, मतलब इस तरह से बताया। तो एंगल क्या हो गया I। अब पहले A वाला पॉइंट वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगी, मतलब जो भी यहाँ आपको प्राइमरी जो मतलब पॉइंट्स A पॉइंट्स है जिसमें से प्राइमरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट क्रिएट होंगे, जो वेवफ्रंट आगे की ओर जाएगा, ओके। तो बाकी सब पॉइंट A to B के बीच में जितने भी पॉइंट्स है बाद में क्या होंगे, T इक्वल टू 0 पे A पॉइंट जो रिफ्लेक्ट होगा, और T को T टाइम पे B वाली पॉइंट, मतलब कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है इसकी जगह इस तरह रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट आपको मिलेगा। मतलब AB इस तरह से स्लोली स्लोली जब पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होंगे तो लास्ट की कंडीशन इस टाइप की है, ओके। तो सभी थियरी के अंदर प्लेन वेव फ्रंट है, तो स्ट्रेट लाइन को मतलब उन लोगों ने क्यों ड्रॉ की, सिर्फ और सिर्फ सामने से देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन की तरह वो दिखेगा। अब दो तीन ऐसे भी पॉइंट्स दिए कि रिफ्रैक्शन ड्यू टू प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, जिससे रियल इमेज मिलती है, उसकी बात की उन लोगों ने। तो प्रिज्म के लिए तो ये भी है, फॉर एग्जांपल कि सपोज मैंने प्रिज्म के ऊपर दो डिफरेंट, ओके, अब उन लोगों ने क्या बताया कि पहले ऐसे जाएगा बाद में बाहर, और ये यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90, ये भी 90 रहेगा। उन लोगों ने लिखा कि ये A1 B1 और ये B1 डैश, यहां लिखा A2 B2 और इस पॉइंट को लिखा B2 डैश, B2 डैश। तो जो भी पहले परपेंडिकुलर आएगा A1 B1 वो वेव फ्रंट है, लेकिन बाद में बताया कि जो रिफ्रैक्ट होगा वो होगा A2 B2 तरीके रिफ्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब उन लोगों ने चेक करके बताया कि B1 B2 A1 A2 ये वाली पाथ और ये वाली पाथ कौन सी लेंथी है, लेंथ के हिसाब से कौन सी ज्यादा, ये पाथ की लेंथ ज्यादा है या इसकी लेंथ ज्यादा, किसकी लेंथ ज्यादा होगी? सर क्वेश्चन रिपीट करो। ये जो मैंने पाथ ड्रॉ करके दी और ये वाली पाथ ड्रॉ करके दी, ओके, इसमें लेंथी पाथ कौन सी है, कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? मेरे ख्याल से दोनों ये सेम वाली ही ज्यादा करेंगे ना? distance- हाँ, सेम ही करेंगे ना? अभी देखो एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो है डिस्टेंस वो एयर यहाँ से आप यहाँ तक तो इक्वल है, यहाँ तक इक्वल है, ओके। ये प्रिज्म के अंदर गया, ये प्रिज्म से बाहर है, तो यहाँ तक इक्वल है और यहाँ तक इक्वल है। इसका मतलब क्या हो कि जो रिफ्रैक्शन इसका ये A1 से A2 तक जाएगा तो वो ज्यादा ग्लास में डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन B1 to B2 जाएगा तो एयर में ज्यादा और ग्लास में कम डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस के हिसाब से इक्वल कैसे हुआ? इक्वल डिस्टेंस पता चले इससे, एक मिनट, इक्वल डिस्टेंस पता चले इससे मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, यहाँ से इधर इक्वल और यहाँ से इधर इक्वल, ये लेंथ चेक करो और ये वाली लेंथ चेक करो,
सर एक का ऑप्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब ये ग्लास मीडियम से ज्यादा जा रहा है और ये एयर मीडियम से ज्यादा जा रहा है, लेकिन उन लोगों ने बताया कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर होगा। ये पाथ ज्यादा है, ये कम है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक साथ A1 से जो निकलेगा A2 पे जाएगा, उतने ही टाइम में B1 वाला B2 पे जाएगा। क्यों? इसको ग्लास मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए इसको टाइम ज्यादा लगेगा। और इसको क्या करना है, एयर मीडियम में ज्यादा टाइम मतलब कवर करना है, लेकिन ऑप्टिकल मीडियम में कम। इसकी पाथ लेंथ ज्यादा होगी, फिर भी दोनों एक साथ मतलब A1 से जैसे A2 पे जाएगा तब B1 वाला जो है वो B2 पे पहुंच जाएगा। पाथ लेंथ ज्यादा होगी फिर भी, क्यों? इसको एयर मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, ऑप्टिकल मीडियम में कम। इसको ऑप्टिकल मीडियम में ज्यादा, एयर मीडियम में है ही नहीं, और इसलिए A1 B1 से मतलब जैसे वो एंटर होगा A2 B2 पे इक्वल टाइम में पहुंचेंगे, इक्वल टाइम में। कि जिसको एयर मीडियम से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है वो जल्दी पहुंचता है, ओके। लेकिन जिसको ऑप्टिकल मीडियम से उसको कम मतलब वो टाइमिंग ज्यादा लेगा, ये जल्दी पहुंचेगा, इसको टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि ऑप्टिकल मीडियम है, लेकिन है ये पाथ लेंथ ज्यादा है, ओके। तो इसको कवर करेंगे, जितना टाइम लगता है उतने टाइम में कवर करके यहाँ पहुंचेगा। ये एग्जांपल और ज्यादा आपको कॉन्वेक्स लेंस से भी पता चलेगा। अब देखो यहाँ भी उन लोगों ने पैरेलल रेस बताया, सपोज ए बी और सी, ओके, ए बी और सी। आज इसका तो फोकस बताएंगे, सिंपल चीज है, कॉन्वेक्स लेंस पे पैरेलल रेज होंगे तो फोकल पॉइंट पे ही जाएंगे, ओके। अब चेक कर दो बी से एफ तक, ए से एफ तक और सी से एफ तक, ये दोनों को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है और इसको कम डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि ए बी सी से जो भी वेव्स निकलेंगे इक्वल टाइम पे ही एफ पे पहुंचे, मतलब एक साथ ही वो लोग वहां कोइंसाइड होंगे। क्यों? बी जो है वो इतना डिस्टेंस ऑप्टिकल मीडियम में कवर करता है, लेकिन ए और सी के लिए वो डिस्टेंस कम है, ओके। तो उन लोगों को ऑप्टिकल मीडियम में डिस्टेंस कम कवर करना है और एयर मीडियम में ज्यादा, इसको ऑप्टिकल मीडियम में ज्यादा और एयर मीडियम में कम, इसलिए तीनों एक साथ एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। क्लियर? लेकिन एक चीज और भी है कि चेक करो कि ये पैरेलल थे, लेकिन ये जो रेस बताए वो कौन से थे? पैरेलल रेस थे, लेकिन ये तो स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल हो जाएंगे। ये हम डायग्राम बना इधर से या इधर से ड्रॉ करो तो भी चलेगा। ये जो वेव फ्रंट मैंने ड्रॉ किया, स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल हो सकता है, प्लेन था वो स्फेरिकल सिलिंड्रिकल हो गए, ओके। कॉन्वेक्स में तो ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि वो रियल नहीं दिखा, लेकिन कॉन्केव मिरर इस तरह से काम कर सकता है। कॉन्केव में भी जितने भी रेज जैसे पैरेलल आप ड्रॉ करेंगे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, तो आए तब तो वो दो सभी पैरेलल थे। ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट था, ये वेव फ्रंट कैसा था? प्लेन, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी है वो सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल हो गया। सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल सेव होगा क्योंकि ये दोनों जो है इसके सरफेस के हिसाब से ये स्फेरिकल शेप की वेव फ्रंट हो जाती है। तो प्लेन वेव फ्रंट जब कॉन्वेक्स से पास होगी तो स्फेरिकल हो जाती है। सिमिलरली प्लेन वेव फ्रंट कॉन्केव मिरर पे जाएगी तो भी रिफ्लेक्ट होगी तो स्फेरिकल हो जाएगी, ओके। ये दोनों रिफ्लेक्शन, वेव फ्रंट की रिफ्लेक्शन ड्यू टू कॉन्वेक्स एंड वेव फ्रंट की रिफ्लेक्शन ड्यू टू कॉन्केव मिरर, ये एक मिनट, ये क्या था? रिफ्रैक्शन, क्लियर? ये क्या था? रिफ्लेक्शन, क्योंकि मिरर है, ये ऑप्टिकल मीडियम है लेकिन ये तो मिरर है, ओके। तो ये दोनों के लिए क्लियर ये चीज बताया कि जो आप प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करेंगे लेकिन रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो स्फेरिकल होगा, ओके। सिमिलर प्रिज्म के लिए भी उन लोगों ने बताया, तो तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दी, प्रिज्म का रिफ्रैक्शन, लेंस से होने वाली रिफ्रैक्शन और मिरर के लिए रिफ्लेक्शन। बराबर, इतना उसने कंप्लीट करके दिया है। वो डायग्राम वाला टॉपिक कंप्लीट कर दो, मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल पूरा कंप्लीट हो जाए।
है कोई डाउट तीनों में? नो सर। पढ़ लिया? किसी देख लिया, स्कैन किया, खत्म? चलो आज इतना रखते हैं। नेक्स्ट में सबसे पहले प्रॉपर इफेक्ट वाला टॉपिक लेंगे एंड देन इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो मीटिंग एंड करेंगे। गुड डे सर। गुड डे। Okay, sir. Good day, sir.